हेलो दोस्तों, अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक बेहतर सेट का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर और बुक का, जिसमें गद्य और पद सभी का विशेष रूप से क्वेश्चन का एक संग्रह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग थोड़ा मदद करिएगा और जल्दी जल्दी इसका देखने का प्रयास करिएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यह है करा है कि कड़वा के कवि कौन है। तो कड़वा के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। कड़वा के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बारे में याद रखिएगा, पद्मावत की किताब था, पद्मावत। ये जो किताब लिखा है ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी ही लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती, है ना। तो पद्मावती का वर्णन किया गया, पद्मावती। आप पद्मावत फिल्म में देखेंगे जिसका वर्णन इसमें कह रहा है। सूरदास को किस चीज का भूख है? सूरदास को किस चीज का भूख है? तो सूरदास का जो भूख है, कह रहा है प्रेम का भूख है, कृष्ण के जूठन की भूख है, काव्य रचना की भूख है, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो है ना, ये ब्रज के थे और ब्रज भाषा में ही लिखे हैं, जिसमें कृष्ण का वर्णन करते हैं, जिसमें कृष्ण का जूठन का इसमें इनका वर्णन किया गया है कि यदि कृष्ण भगवान का जूठन भी हमको मिल जाता तो हम उसको खा के तर जाते, ऐसे इसमें वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया पद जो चैप्टर है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर कहता है तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति है? एक हम लोग का 12th जो किताब है उसमें 2 पद पढ़ना है, एक सूरदास का, एक तुलसीदास का। तो पहला जो पद है उसमें माता सीता का वर्णन किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी। कह रहा है नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जो थे तुलसीदास के समकालीन थे। कह रहा है कवित्त के कवि कौन है? तो कवित्त के जो कवि है, यहाँ लिखा हुआ भूषण, कबीर, सूरदास और नाभादास। तो कवित्त जो है ना भूषण का कवि है। कवित्त के जो कवि है वो कौन है? भूषण है। कह रहा है उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जो जादू है ना, सूर्योदय के समय में इसका वर्णन किया गया कि सूर्योदय जब होता है ना, तो एक उषा जो है उसका प्रकाश बनकर आता है और वो एक जादू के रूप में उसका वर्णन किया गया है। तो कह रहा है सूर्योदय होने पर इसका उषा का जो जादू है क्या होता है? टूट जाता है। कहता है मुक्तिबोध का कवि कौन है? मुक्तिबोध का कविता कौन है? मुक्तिबोध एक कवि है। तो कविता देखिए पुत्र वियोग है, जिसका राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। और ये गांव का घर है और ये है जनजन का चेहरा। जनजन का चेहरा एक जो है, इसका जो वर्ण ये राइटर है यानी कवि है, उसका कौन है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये मुक्तिबोध है, तो ये जो हो जाएगा जनजन का चेहरा एक। फिर आगे जो है क्वेश्चन हम लोग मुक्तिबोध तक कर लिए। फिर कराए कि हाँ कराए कि हरचरना कौन है? कराए कि हरचरना कौन है? ठीक है, यहाँ करा कि हरचरना कौन है? तो हरचरना एक, देखिए करा कि हरचरना एक चरवाहा है, एक नौकर है, एक आम आदमी का वर्णन किया गया हरचरना के। कहता है कि हरचरना वही है जिसका गाना रोज बजाता है। कहता है अधिनायक, ये चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जनजन, ये कहता है कि नहीं, हम लोग जो जनगण मन गाते हैं अधिनायक है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। कह रहा है कि वह अधिनायक कौन है जिसको आने से भारत का भाग्य उदय हो जाएगा। तो उसी में कहता है कि हरचरना कौन है? आखिर वही आम आदमी है जो हरचरना के रूप में इसका बोध किया गया है। कह रहा है प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कह रहा है बंदूक का प्रतीक है, मशीन का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है या धर्म का प्रतीक है? तो लोहा यहाँ कर्म के प्रतीक के रूप में व्यंग किया गया है। कह रहा है कि हार जीत कैसी कविता है? हार जीत गद्य कविता है, व्यंग्य कविता है या अकविता है? इनमें से कोई नहीं। तो ये हार जीत जो कविता है ना, ये एक गद्य का कविता है, इसका आंसर गद्य हो जाएगा। फिर कहता है पुण्यात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुण्य जोड़ आत्मा हो जाएगा, ये सबको जानते हैं। वार्तालाप, वार्ता जोड़ आलाप हो जाएगा। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्वजोड़ उच्च हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। मनोहर, मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर, ये पहला हो जाएगा। तो 1 से 14 तक के आपको जो क्वेश्चन होगा उसका आसानी से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग 15 से करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए 15 से लाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है कि अवघट में कौन सा उपग्रह है? अवघट में कौन सा उपसर्ग है? अवघट में कौन सा उपसर्ग है ना।
तो अवघट में औ जो है ना उपसर्ग है, औ के रूप में क्या है उपसर्ग हो गया। बदबू में कौन सा उपसर्ग है, तो बद उपसर्ग हो गया। भगोड़ा में कौन सा प्रत्यय है, तो ओड़ा प्रत्यय होगा। प्रत्यय है जो किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है, उपसर्ग किसी भी शब्द की प्रथम में लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है। समझौता में कौन सा प्रत्यय है, तो औता। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट भी जो है अव्ययीभाव समास है, त्रिसमास है। त्रिभुवन करा जिसका पद क्या हो संख्यावाची हो, और त्रि में 3 लगा हुआ है, तो त्रिभुवन जो होगा द्विगु समास होगा, संख्यावाची द्विगु होता है, तो ये द्विगु हो गया। भाई बहन है, अब भाई बहन जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान किसका होता है, जिसको द्वंद्व कहते हैं, तो भाई बहन होगा जो द्वंद्व समास होगा, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर कराए गंगा जल समास कौन सा है, गंगा जल, तो गंगा जल का हम लोग विग्रह करेंगे तो कहेंगे गंगा का जल। और एक बात बताते हैं, तत्पुरुष पहचाने का नियम यह है कि यदि कारक के जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से ये सब लगा हुआ है, तो समझिए कि तत्पुरुष समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कराए कृपा का विलोम क्या होगा, तो कृपा का विलोम क्या होगा, कृपा का करुणा लिखा हुआ है, आशीर्वाद लिखा हुआ, दया लिखा हुआ, कोप लिखा हुआ, तो यही क्रोध हो जाएगा। कृपा का क्रोध या कोप जो भी लिखा हुआ होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग कर लिए 24 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद है करुण का विलोम क्या होगा, करुण, करुण का विलोम क्या होगा, करुण मीन्स होता है दया, और उसका विलोम होगा तो विलोम का हो जाएगा निष्ठुर। कहता है खंडन का विलोम क्या होगा, खंडन का मंडन। देखिए टुकड़ा करना भी तो इसका पर्यायवाची हो गया, तोड़ना भी इसका पर्यायवाचित हो गया, खंडित करना भी इसका पर्यायवाची ही है ना। कह रहा घोष का विलोम क्या होगा, घोष का हो जाएगा अघोष। कह रहा है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन, है ना। कह रहा पक्षी का पर्यायवाची, तो खग, नग, पशु, आकाश। पक्षी का खग होता है जो पर्यायवाची होता है, खग, विहग, अंडज, पिंडज, बहुत सारा ये सब क्या होता है पर्यायवाची होता है, किसका, पक्षी का होता है, पक्षी का होता है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, तो सरस्वती का यहाँ ब्रह्मा है, शारदा है, विष्णु है, लक्ष्मी है, तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है कौन, शारदा होता है। तो हम लोग 30 तक कर चुके हैं, 30 के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें 50-60 क्वेश्चन का एक पैकेज बना हुआ है, जिसमें हम लोग एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको हम लोग आसानी से देखते रहिए। कहता है संपादक का विशेषण क्या होगा, कह रहा है कि संपादक का विशेषण क्या होगा, तो संपादकीय होता है विशेषण। संस्कृत का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक होता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण का भेद होता है कितना, 2, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। कहता है संधि का क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि संधि का क्या होता है, तो संधि का विग्रह होता है, विच्छेद होता है, विलोम होता है, क्या होता है, संधि का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है, और समास का क्या होता है, विग्रह होता है। कह रहा गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या है, कह रहा निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना, गुदड़ी में चोरी का लाल होना, लाल ही लाल होना, या गुदड़ी गुदड़ी होना। तो गुदड़ी के लाल कहा जाता है जो गरीब परिवार में ही गर्भ ये नहीं खराब स्थिति में भी आगे बढ़ना। तो कहते वही कि निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना भी क्या है, गुदड़ी का लाल होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या है, कहता है कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने नहीं होते हैं, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कठिन परिश्रम करना मीन्स लोहे के चने चबाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, आग में घी डालना, खूब लकड़ी जलती है, किसी को क्रोध से भड़काना, ठंड लगना, क्रोध लगना, तो क्या होगा, करे आग में घी डालने के बराबर कोई क्रोधित व्यक्ति को क्रोध पहुंचाना, यानी किसी को क्रोधित को भड़काना ही क्या कहलाएगा। फिर कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि बातचीत का शैली क्या है। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट यानी 12th की किताब का पहला चैप्टर है बातचीत, जिसमें लिखा हुआ है कि बातचीत का माध्यम क्या होना चाहिए, एक बातचीत एक शैली है जो बताया गया कि कैसे बात करना है हम लोग को। फिर आगे कहता है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो गद्य का जो विकास हुआ वो हम लोग को किस काल में हुआ, आधुनिक काल में ही हुआ है गद्य, है ना। पहले जो पद लिखा जाता था अब किस काल में हुआ, आधुनिक काल में कह सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ शताब्दी आरा में, शताब्दी आरा। दिनकर किस युग के कवि हैं,
दिनकर किस युग के कवि हैं? कह रहा छायावाद युग के हैं। छायावादयोत्तर माने छायावाद के बाद के हैं या छायावाद युग के हैं, रीतिकाली युग के हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारे भारत में 4 को जो हुआ ना छायावाद के कवि हुआ। कौन कौन हुआ? पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। ये जो हुआ ना 4 छायावाद के कवि हुआ। कोई पूछेगा कि छायावाद के भारत में कितने कवि हुआ, तो ये 4 कवि हुए जो छायावाद के हुए। पंत के मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद के मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला के मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा के मतलब महादेवी वर्मा। ये 4 जो हुआ छायावाद के कवि हुआ। और इस यहाँ पूछ रहा है दिनकर किस काल के कवि हैं? तो छायावाद के जो बाद का युग आया ना उस युग में हुए दिनकर, है ना। दिनकर का देखिए घर जो सबसे बड़ा बात होता है, दिनकर जो है बिहार का ही रहने वाले हैं ना, हमारे बिहार का ही रहने वाले। कह रहा कि मालती के पति का व्यवसाय क्या था? तो मालती के पति ना पेशा से डॉक्टर थे, तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर। कहता 1920 में भगत सिंह ने किस दल को गठन किए थे? कह रहा जब भगत सिंह छोटा थे, जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय एक संघ ज्वाइन किए थे जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का गठन किए थे वो। कह रहा ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा के नीरा का जो लेखक है वो है नामवर सिंह। कह रहा है कि नामवर सिंह किस त्रैमासिक संपादक के पत्रिका का संपादक किए थे? तो उसका नाम था आलोचना। कह रहा नामवर सिंह जो त्रैमासिक पत्रिका जो 3 महीना पर पत्रिका निकलती है उसके संपादक किए थे, जिसका नाम था क्या? आलोचना। त्रैमासिक पत्रिका थी ये, 3 महीना पर निकलने वाली पत्रिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। फिर है कि तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? तिरिच। तिरिच में जो होता ना किसका पर्याय बनकर उभरा है, इसका जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आतंक का। तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? किसका? आतंक का। कहता है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के जो रचयिता है वो है जे कृष्णमूर्ति। उसका नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति। कह रहा है जायसी काव्य किस भाषा कवि है? जायसी कह रहा है किस भाषा कवि? व्रज भाषा, खड़ी बोली, अरबी या अवधी? देखिए जायसी और तुलसीदास दोनों अवधी भाषा कवि है, याद रखिएगा। तुलसीदास जो भाषा लिखे है ये अवधी भाषा में लिखे हैं। कौन भाषा? अवधी। और जायसी भी जो लिखे हैं कौन भाषा में? जायसी का भी जो भाषा है वो क्या है? अवधी। देखिए एक चीज बताते हैं, रामचरितमानस का जो लेखक है वो तुलसीदास है, और तुलसीदास जो भाषा के लेखक कवि है उनका भाषा था अवधी। ठीक है, तो याद रखिएगा जायसी भी जो लिखते थे अवधी भाषा में लिखते थे। कहता है सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था बल्लभाचार्य। कह रहा है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजन हुई है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस? भक्ति रस में भक्ति रूप का, वात्सल्य रूप का, श्रृंगार रूप का या रौद्र रस का? कह रहा तुलसीदास भक्ति नहीं वात्सल्य, ये वात्सल्य जो रस है ना इस रस के कवि थे। कह रहा छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद है? तो छप्पे 6 पंक्ति का छंद है ना। कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद का है, और जयशंकर प्रसाद ना छायावाद के कवि है। तुमुल कोलाहल कला में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही खास कविता है। इसमें से हमेशा एक चैप्टर तुमुल कोलाहल कला से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में जरूर देता है, तो ये कविता ना पढ़ने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? कवित्री की जो यहाँ बात कर रहा है ना, ये कवित्री कौन है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान एक लिखी है पुत्र वियोग, जिसमें उसका बेटा का मृत्यु हो जाता है, तो उसमें पुत्र का वियोग के बारे में लिखी है। तो वही कह रहा है कि कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो यहाँ लिखा है कि निर्धनता के कारण, पति वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण। तो यहाँ पुत्र का उसका मृत्यु हो जाता है, इसलिए पुत्र का वर्णन किया गया यहाँ पे, है ना। फिर एक लास्ट नीचे है, कह रहा है कि उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटता है? तो उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। उषा का जादू कब टूटता है? जब क्या हो जाता है? सूर्योदय हो जाता है। तो आप लोग हमेशा देखते जाइए फटाफट से। तो उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है। कह रहा है कि अधिनायक कौन है? कहता है सत्ताधारी वर्ग, विपक्षी दल, सरकारी सेवक या इनमें से कोई नहीं। अधिनायक
वही अधिनायक चैप्टर है। कहता अधिनायक अभी के डेट में कौन है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, उस समय जब अधिनायक लिखा गया था, जब भूषण लिखे थे, तो उस समय अधिनायक उसके बारे में लिखा गया था जो अधिनायक भारत की रक्षा के लिए, ये जो भारत के स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए थे, उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, उसको अधिनायक कहा गया था। लेकिन आज अधिनायक वह है जो भारत में सत्ताधारी वर्ग है, यानी जो नेता जो भारत में सत्ता को चला रहा है, आज वही अधिनायक है। उन्हीं को लोग जय जयकार कर रहा है कि नहीं। कह रहे प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है। वार्तालाप शैली, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को इसमें जो लिया गया है ना, ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक यानी उसमें प्रतीक बताता है कि प्यारे नन्हे बेटे को उसमें बताता है, प्रतीक पहचान करके बनाता है। कहते गाँव के घर अब किसकी सुनाई नहीं देती है। कह रहा है लोकगीत की, फिल्मी गीत की, शोक गीत की, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं देती है। तो गांव में अब धुन जो सुनाई देता है, धीरे धीरे अब लोकगीत भी समाप्त हो गया। पहले आज से कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले देखते थे कि लोकगीत रेडियो पर लोग बहुत ध्यान से सुना करते थे, दूरदर्शन का समाचार सुना करते थे। लेकिन आज वह लोकगीत क्या हो गया, दूर हो गया। पहले लोग भजन कीर्तन किया करते थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। पहले शोक गीत गाया जाता था, जो भी अब समाप्त हो गया। तो इसका आंसर जो होगा ना, इसमें दो हो जाएगा, लोकगीत भी होगा और शोक गीत भी होगा। इसमें थोड़ा दोनों इसका आंसर होगा, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। इनमें से कोई नहीं है। कहता है कि गांव के घर में किसकी धुनें सुनाई नहीं देती है, तो लोकगीत भी होगा और शोक गीत, दोनों सही है। कह रहा है मुनीश्वर में संधि विच्छेद क्या होगा, तो मुनि जोड़ ईश्वर, मुनीश्वर, मुनि जोड़ ईश्वर, मुनि जोड़ ईश्वर, ये भी मुनि जोड़ ईश्वर लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, पता नहीं क्या है। मुनि जोड़ ईश्वर यही होगा सही, ये दीर्घई हो जाएगा तो नहीं। कह रहा है कि मुनीश्वर जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मुनि जोड़ ईश्वर हो जाएगा। कह रहा है स्मरण का विलोम क्या होगा, स्मरण का विशेषण क्या होगा, तो कह रहा है कि स्मरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मरण का विशेषण जो होगा स्मरणीय हो गया। फिर कह रहा है दिए तले अंधेरा होना का मुहावरा क्या है। कह रहा है दिए में कितने अंधेरा, नीचे अंधेरा होना, अपने दोस्त स्वयं ना देखना, नाग मुख्यमंत्री, काम भ्रष्टाचार, दिए के तेल ना होना। कह रहा है कि दिए तले अंधेरा मतलब कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। कह रहा है तो कह रहा है कि अपने दोस्त को स्वयं नहीं देखना ही इसका मुहावरा करते हैं। चिराग तले अंधेरा माने चिराग जलता है उसके नीचे ही अंधेरा होता है। तो कह रहा है कि अपना दोस्त, दूसरे को लोग दोषी ठहराता है, अपना दोस्त स्वयं नहीं देखता है। तो इसका मुहावरा का अर्थ वही हो गया, दिए तले अंधेरा का मतलब अपने दोस्त को स्वयं नहीं देखना। तो ये था आज का 60 क्वेश्चन जो हिंदी का था, जो इम्पोर्टेंट था, गद्य से भी, पद से भी और ये व्याकरण से भी थी। तो ये आज का जो डिस्कस है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल के बारे में लोगों को बताएं। इस पर हर चीज़ का एक वीडियो आते रहता है। इसमें 11th 12th कंपटीशन के सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई चैप्टर वाइज कराया जाता है, जिसमें 10th का 12th का भी सारा सब्जेक्ट, 12th का भी सारा सब्जेक्ट और कंपटीशन का भी सारा सब्जेक्ट, जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारा होता है। तो इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि नए जुड़े हैं तो अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू, बाय।